जय हिंद बच्चों, सभी का क्रोध एकेडमी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम सी-टेट और सी-जी-टेट की कंप्लीटली तैयारी कर रहे हैं और आज हमारा विषय है सी-डी-पी। इसमें हम आज चैप्टर 6 देखेंगे, तो शुरुआत से एकदम लास्ट तक देखिएगा। हमारा हमेशा से एक ही पैटर्न रहा है कि हम पहले थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के बाद इससे रिलेटेड जितने जो विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं उन सारे प्रश्नों को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए शुरुआत से अंत तक बने रहिएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सी-टेट और सी-जी-टेट की इस चैनल पर आप कंप्लीटली निःशुल्क पढ़ पाएं, वो भी पूरा फ्री रहेगा। तो नोट कर लीजिए चैप्टर 6 बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। ठीक है, एक एक करके सारे के सारे बच्चे नोट करते चलिए। जहां समझ में नहीं आएगा फिर पूछते चलिएगा। चलिए, हो गया। सारे के सारे बच्चे नोट कीजिए, फिर क्लास पर आते हैं। सारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, नोट करते चलिएगा। हो गया। अब एकदम बेसिक पॉइंट से समझेंगे, छोटे से शुरुआत से। हर साल इससे एक ना दो प्रश्न आता ही आता है, इसलिए अच्छे से नोट कीजिएगा। अब बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होता है, तो इसको एकदम बेसिक पॉइंट पर लिखो कि जब हमारे पुराने जमाने पर, ठीक है, और अभी में क्या अंतर है इसको समझिए। छोटे छोटे बेसिक पॉइंट समझिए। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य बालकों के मस्तिष्क में मात्र कुछ जानकारियां भरना होता था, किंतु आधुनिक आधुनिक शिक्षा में बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, जिसके कारण बाल मनोविज्ञान की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जब आप शुरुआत में जब गुरुकुल पढ़ते थे, ठीक है, तो गुरुकुल में क्या होता था, तो गुरुकुल वाले जब शिक्षा में आप देखते थे तो उस समय मस्तिष्क में कुछ जानकारियां भरना होता था। ठीक है, जब शुरुआत में जब था। अब लेकिन सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। तो अब वर्तमान समय में बालकों के सर्वांगीण विकास के महत्व को समझते हुए शिक्षकों के लिए मान मनोविज्ञान का जानना बहुत आवश्यक है। तो लिख लो मान बाल मनोविज्ञान। ठीक है, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, इसीलिए आपको ये सारा चीज आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, कारण ताकि आप बालक को समझ पाए। तो लिखिए बाल मनोविज्ञान। ठीक है, इसके बारे में हर शिक्षक को जानना जरूरी है। नोट कर लो छोटे पॉइंट पे। ठीक है, अब इसके कमी से क्या होगा, तो इसके कमी के कारण क्या होगा, कोई भी बच्चे को ना तो समझ पाएगा, और दूसरा जब समझेगा नहीं तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का मतलब होता है बालक के मन को जानना। ठीक है, मन को जानना। ठीक है, उसके पढ़ाई संबंधित समस्या को समझना और उस समस्या का क्या करना, समाधान करना, प्रॉब्लम को समझना और उसका क्या करना, निदान करना, समाधान करना। नोट करिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, बाल मनोविज्ञान की पर्याप्त जानकारी बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि शिक्षक ना तो शिक्षा को अधिक अच्छे से आकर्षक बना सकता है, किसके अभाव में, बाल मनोविज्ञान के अभाव में ना तो क्या कर सकता है, शिक्षा को अधिक से अधिक आकर्षक बना सकता है, और ना ही बालकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो क्या, इसीलिए आप सभी को बाल मनोविज्ञान इसलिए पढ़ा जाता है ताकि आप शिक्षा को आकर्षक बना पाए, साथ ही साथ बच्चों को समझ पाए, उनकी प्रॉब्लम को समझ पाए और उसका समाधान कर पाए। समझ में आ गया? चलिए नोट कीजिए एक एक करके एकदम बेसिक पॉइंट पे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट आगे बढ़ूं। अगला पॉइंट देखिए इसी पे, बाल का, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। भारतीय शिक्षाविद गिजू भाई की बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष एवं उल्लेखनीय भूमिका रही। बाल शिक्षा के बारे में समझाने और उसे क्रियान्वित रूप में देने के लिए उन्होंने इस प्रकार से कुछ रचनाएं की, जिसको एक एक करके हम देखेंगे। छोटे छोटे पॉइंट पर समझिए कि एक्चुअली में क्या होता है और कैसे है। ठीक है, तो छोटे पॉइंट पर लिखिए ये
कि उनका साहित्य बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं किशोर साहित्य से संबंधित है। डॉक्टर डीबी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया, ठीक है, और उन्होंने लेब विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण दिया। जॉन डीबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय, इसको नोट कर लो छोटे पॉइंट पे, छोटे छोटे पॉइंट पे नोट करते चलेगा, हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, एकदम बेसिक बेसिक पॉइंट को नोट करते चलिए। अब इन्होंने त्रिध्रुवीय प्रणाली को देखते हुए क्या कहा, किसी भी बच्चे का विकास शिक्षक पर, बालक पर और पाठ्यक्रम तीनों आते हैं। मतलब अगर शिक्षक अगर अच्छा है, बालक अगर अच्छा है और पाठ्यक्रम बहुत अच्छा है तो बच्चे का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन अगर बाय द वे अगर शिक्षक अच्छा नहीं है, बालक अच्छा नहीं है या पाठ्यक्रम अच्छा नहीं है तो भी खराब है, या ये दोनों अच्छे हैं अगर पाठ्यक्रम खराब है तो क्या होगा, आगे अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। तो इसको नोट कीजिए, क्या जॉन डेवी के अनुसार, तो इतने को बस नोट कीजिए, ये छोटा सा पॉइंट। हो गया, लिख लिए, नोट करते चलो। अब बार बार मन में आ रहा होगा बाल केंद्रित का क्या मतलब है, ठीक है। अब इस बाल केंद्रित के मतलब को बेसिक समझते हैं। तो बाल केंद्रित का मतलब होता है हर एक बालक को केंद्र बना करके देखना। क्या, बालक को क्या बना करके देखना, केंद्र बना करके देखना कि उसके इर्द गिर्द क्या समस्या हो रही है। तो मान लो एक बच्चा है, इस बच्चे के अनुसार, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपके क्लास में 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं। अब 30 के 30 बच्चों को, हर एक बच्चे को उसके आवश्यकता अनुसार ज्ञान देना। समझ में आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर एक एक करके अलग अलग बच्चों को अगर मैं देखूं तो क्या होगा, मान जाए एक बच्चे को अच्छे से समझ में आता है, एक को थोड़ा कम समझ में आता है, एक को जल्दी समझ में आता है, एक को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहेगा क्या होगा, सबके लिए अलग अलग मेथड होगा, ठीक है। अगर जो जल्दी समझ जाता है उसको अलग तरीके से पढ़ाना, और जो बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है फिर उसको जाकर कॉपी में अलग तरीके से समझाना, उसके लेवल पे आकर के, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि बाल केंद्रित क्या, शिक्षा के माध्यम से क्या, बालक को केंद्र मान करके उसके सारे प्रॉब्लम को, ठीक है, समस्या को उसके स्तर पर आकर के समझाना, उसको समाधान करना, समस्या को स्तर पर आकर के समाधान करना। नोट करिए, बाल केंद्रित का मेन काम क्या होगा कि बालक को केंद्र मान करके उसके समस्या को उसके स्तर पर आकर के क्या करना, समस्या का समाधान करना, ठीक है। अगर बच्चा बहुत कमजोर है तो उसको आप अलग से, ऐसा मत कीजिएगा कि बहुत सारे होशियार बच्चे हैं और एक कमजोर बच्चे को उसके साथ बिठा दिए और आप होशियार होशियार बच्चे को पढ़ाते चले गए, कमजोर वाला बच्चा छूटता चला गया। क्या होगा, इसी क्लास की बात करूं, जो बच्चे पुराने हैं अब उनके अनुसार चलूं और आप जैसे आप नए हैं तो क्या होगा, अगर इनके साथ चलूं तो आपका पढ़ाई का क्या होगा, छूट जाएगा। तो सेम वैसे ही है कि अब बाल केंद्रित मनोविज्ञान का मतलब क्या हो जाएगा कि आप अभी नए हैं आज, ठीक है, अभी नए नए क्लास में है, तो अब आपके समस्या के अनुसार आपको जितना समझ में आ रहा है उस हिसाब से मुझे समाधान करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, हो गया, आगे बढ़ूं। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगला देखिए, व्यवहारिक मनोविज्ञान ने व्यक्तियों की परस्पर विभिन्नताओं पर प्रकाश डाला, जिससे यह संभव हो सका है कि शिक्षक हर एक विद्यार्थी की विशेषताओं पर ध्यान दे और उसके लिए प्रबंध करे। जो थोड़ी देर पहले जो मैंने थ्योरी मतलब बोल करके जो बताया था उसको इसी में लिखा हुआ है कि क्या, कि बच्चे को केंद्र मान करके हमको क्या करना है, उनको समझना है। किसको समझना है, कि उसको सबसे ज्यादा क्या समस्या हो रही है, समस्या को समझने के बाद उसके स्तर पर क्या आना है, उसके स्तर के अनुसार फिर क्या करना है, उसका समाधान करना है। इतना समझ में आ गया क्या,
कि क्या बच्चे को केंद्र मान करके हम क्या करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, समझने के बाद क्या करेंगे, उसके समस्या को उसके स्तर पर आकर के समाधान करेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, व्यवहारिक मनोविज्ञान ने व्यक्तियों की परस्पर विभिन्नताओं पर प्रकाश डाला, जिसमें यह संभव हो सका कि शिक्षक हर एक विद्यार्थी की विशेषताओं पर ध्यान दे और उसके लिए प्रबंध करे। विशेषता मतलब कोई बच्चा बहुत होशियार है, कोई बच्चा कमजोर है, कोई क्या है, या उसके उसमें क्या खास बात है, उस अनुसार उस पर क्या करना, प्रबंधन करना। समझ में आ गया। जैसे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं उनके लिए अलग व्यवस्था। ठीक है। अगला, आज के शिक्षक को केवल शिक्षा एवं शिक्षा पद्धति के बारे में ही नहीं बल्कि शिक्षार्थी के बारे में भी जानना होता है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा विषय प्रधान या अध्यापक प्रधान ना होकर के बाल केंद्रित है। क्या है, बाल केंद्रित, इसको स्टार लाइन। ठीक है। इसमें इस बात का महत्व नहीं है कि शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुण युक्त है, बल्कि इस बात का महत्व है कि वह बालक के व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर पाता है। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है इस पूरे उसमें, कि टीचर या शिक्षक, उसी को हिंदी में क्या कहेंगे, शिक्षक कितना गुणवान है, कितना अच्छा पढ़ाता है। ठीक है। इससे हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब ये है कि वो कितना जो है बच्चे के दिमाग में या बच्चे को कितना विकास कर पा रहा है, ये महत्व है। बच्चे को क्या कर पा रहा है, कितना विकास कर पा रहा है। ठीक है। कितना आगे बढ़ा पा रहा है, इस पर ज्यादा क्या है, महत्व दिया जाता है। समझ में आ गया। क्या कह रहे हैं कि शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक या गुणयुक्त है, बल्कि इस बात का महत्व है कि वह बालक के व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर पाता है। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी। ठीक है। चलिए नोट कीजिए, एकदम छोटे छोटे पॉइंट पर लिखिए। आगे बढ़ूं, यहां तक समझ में आ गया। नहीं लिख पाते हैं तो तुरंत बोलेगा सर थोड़ा सा छूट गया। छोटे छोटे पॉइंट को लिखा कीजिए, पूरे पेज को नहीं लिखना होता है, जो समझाना उसका कोर लिखना होता है, जो मैं छोटे छोटे पॉइंट बताता हूँ। ठीक है। उसके बाद इसी वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है। इधर आप लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट लिख लिया। ठीक है। अब अगला, अगर बुक छापने लगेंगे तो नोट्स और बुक में अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है। तो जितना भी हम लोगों ने बात किया, ठीक है, उसी को थ्योरी पे लिखा हुआ है। क्या, अब देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। मनोवैज्ञानिकों ने इसके संदर्भ में अनेक विशेषताएं बताई। तो पहला पॉइंट क्या, जो थोड़ी देर पहले बताया था, बालकों को समझना। ठीक है। केंद्र मान करके क्या करना, समझना, और समझने के बाद उनके स्तर पर आकर के क्या करना, उनके समस्याओं का समाधान करना। ठीक है। तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि पहले बालकों को समझना है। क्या समझना है, कि उनको क्या समस्या है, और उस समस्या को फिर क्या करना है, उनके स्तर पर आकर के समाधान करना है। इतना समझ में आ गया। अब इसी को थ्योरी में इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है। अब आगे देखिए, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना। अतः शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित होती है। तो इतना सारा ना लिख करके क्या करना, उसको समझने का प्रयास करना कि उसको, उसका मानसिक स्तर क्या है, उसको क्या रुचि है, उसकी क्या योग्यता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसको क्या करना, समझना। ठीक है। अगला, बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों के व्यक्तित्व एवं समूह दोनों रूपों में सीखने को महत्व दिया जाता है। बालक जो कुछ सीखता है उससे उसकी आवश्यकता का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। सामान्यतः स्कूल में पिछड़े हुए और क्या समस्याग्रस्त बालकों में से अधिकतर बालक ऐसे होते हैं जिसकी आवश्यकताएं स्कूल में पूरी नहीं होती हैं, इसलिए वे बालक स्कूल से भाग जाते हैं। परंतु बालकों को समझने वाला शिक्षक यह जानता है कि उनके दूसरों का मूल कारणों की शारीरिक एवं सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में कहीं ना कहीं। तो सिंपल सा, इतना सारा थ्योरी ना लिख करके आप क्या करोगे, सिंपल सा क्या करना, समझना उसके समस्याओं को, और उसके स्तर पर आकर क्या करना, समाधान करना। सिंपल सा, मूल बात वही है, इसमें इतना सारा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला, नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखिए, शिक्षण विधि। उसी का अगला पॉइंट, शिक्षण विधि। अब शिक्षण विधि का क्या मतलब है, इसको समझिए। तो शिक्षा शास्त्र शिक्षक को यह बताता है कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए
परंतु वास्तविक समस्या यह है कि कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, क्या शिक्षा शास्त्र शिक्षक को यह बताता है कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए, परंतु वास्तविक समस्या है कि कैसे पढ़ाया जाए। इस समस्या को सुलझाने में बाल मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। अब कैसे पढ़ाया जाए कि बच्चों के सारे समस्या क्या हों, दूर हों, कैसे पढ़ाया जाए। अब इसको नोट कीजिए। मानव मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया विधियों, महत्वपूर्ण कारकों, लाभदायक और हानिकारक दशाएं, रुकावट, सीखने का वक्र तथा प्रशिक्षण संक्रमण आदि विभिन्न तत्वों से परिचित कराता है। इनके ज्ञान से शिक्षक बालकों को सिखाने में सहायता करता है। या देखो, अब बाल मनोविज्ञान हमको क्या क्या सिखाता है, तो लिखो, बाल मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया क्या, कैसे बच्चे सीखते हैं, उनकी विधियां क्या होती हैं, महत्वपूर्ण कारक क्या होते हैं, उसके लाभदायक और हानिकारक दशाओं, रुकावटों, सीखने का वक्र और प्रशिक्षण संक्रमण आदि विभिन्न तत्वों से परिचित कराता है। कौन, बाल मनोविज्ञान की कोई भी बच्चा सीखने की उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, उसको क्या कौन कौन से विधि से सीखता है, उसके महत्वपूर्ण कारक क्या होते हैं, लाभदायक क्या है, हानिकारक दशाएं क्या होती हैं, उसमें क्या क्या रुकावट होती है, ये सारा चीज कौन सिखाता है, बाल मनोविज्ञान। अगर आप बाल मनोविज्ञान से परिचित हैं तो बालक को क्या होगा, सिखाने में आपको सहायता मिलती है। ठीक है, अब शिक्षा जो है मनोविज्ञान शिक्षण की विधियों का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है और उनके सुधार के उपाय बताता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण विधि को प्रयोग में लाते समय बाल मनोविज्ञान को भी आधार बनाया गया। मतलब शिक्षण विधि में बाल मनोविज्ञान के माध्यम से आपको क्या मिल रहा है, आपको बाल मनोविज्ञान के माध्यम से ये पता चल रहा है कि आपको पढ़ाना कैसे है, उसकी विधियां कैसी हैं, कोई भी बच्चा सीखता कैसे है। ठीक है, इस सारे चीजों के बारे में कहां से पता चलता है, बाल मनोविज्ञान से। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, मूल्यांकन और परीक्षण। ठीक है, जब आप मूल्यांकन और परीक्षण करते हैं तो बच्चों के बारे में आप क्या जानते हैं। जैसे अगर आप किसी का भी, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बाल केंद्रित क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, बाल केंद्रित क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया ना क्या? हाँ ठीक है, आप अपने शब्दों में बोलिए, कुछ भी जितना आता है उतना बोलिए। क्या, कुछ कुछ भी जो मन में आता है बोलिए, थोड़ा मोड़ा। कविता, आप क्या सीखे, ठीक है। अब आगे लिखिए, मूल्यांकन और परीक्षण। तो शिक्षण से ही शिक्षक की समस्या हल नहीं हो जाती, उसे बालकों के ज्ञान और विकास का मूल्यांकन और परीक्षण करना होता है। मूल्यांकन से परीक्षार्थी की उन्नति का पता चलता है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी बार बार यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने कितना प्रगति प्राप्त की और यदि उन्हें सफलता अथवा असफलता मिली है तो क्यों और उसमें क्या परिवर्तन किया जा सके। ठीक है, उन सभी प्रश्नों को सुलझाने मूल्यांकन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के परीक्षणों एवं मापों की आवश्यकता होती है। अब मूल्यांकन और परीक्षण से क्या होता है इसको समझिए। तो जब भी आप किसी का भी मूल्यांकन लेते हैं तो अगर बच्चा मान ले जाए, अगर आपने मान लिया गणित का पेपर लिया, ठीक है, अगर बच्चा अगर अच्छा नंबर लेकर के आ रहा है मतलब तब तो ठीक है कि पढ़ाना ठीक चल रहा है, बच्चा सही समझ पा रहा है। लेकिन उसी को बच्चा अगर 0 नंबर पा रहा है तो आपको समझने का ये ध्येय है, अगर बच्चे को जा करके पूछना है कि भाई समस्या कहाँ पर आ रही है, समस्या को देखिए कि आपने उस कक्षा में अटेंड नहीं किया था या जब आप क्लास अटेंड किए थे तो क्या समझ में नहीं आया था। अगर समझ में आप क्लास अटेंड किए, समझ आया, तो क्या घर में आपने प्रैक्टिस नहीं किया था या क्वेश्चन नहीं बना था क्या। अब घर में आप मतलब क्लास में अटेंड किए हो, ठीक है, उसके बाद होमवर्क भी किए हो, सब किए हो, लेकिन पेपर हॉल में बहुत सारे बच्चे क्या जाते हैं, डर जाते हैं। तो क्या करना, जब भी आप मूल्यांकन लेते हैं किसी भी विषय का या जब भी कभी लेंगे, ठीक है, चाहे गणित का हो, चाहे विज्ञान का, चाहे हिंदी का हो, चाहे बाल विकास का हो, चाहे किसी का भी हो, ठीक है, टेस्ट लेने के बाद बच्चे को जाकर के क्या करना, अच्छा नंबर आया तो शाबाशी दो, अगर उसका नंबर अच्छा नहीं आया तो जाकर के क्या करना, उसके समस्या को जानने का प्रयास करना कि समस्या कहाँ पर हुई। अगर लगा कि बच्चे को कि सर आपके पढ़ाने का तरीका मुझे समझ में नहीं आया तो आपके तरीके को बदलना पड़ेगा। ठीक है, आप
का अगर स्पीड ज्यादा हो जा रहा है तो स्पीड को चेंज करना पड़ेगा, या ऐसा लग रहा है कि नहीं सर आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ते गए, मैं लिख भी नहीं पाई ना पढ़ भी नहीं पाया, जैसे अभी उस गुड़िया के साथ हो रहा है, अभी फर्स्ट टाइम है, कुछ चीजें को नहीं लिख पा रही है, अभी फर्स्ट टाइम है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब इस समस्या को समझना। अब देखिए लाइव क्लास चल रहा है, बहुत ज्यादा लेट अगर रुक गया तो भी गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो जितना पॉइंट लिखते बन है उसको लिखिए, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला। तो सिंपल सा मोरल ऑफ द क्या हुआ इसका, कि जब भी आप किसी का टेस्ट लेते हैं तो उसके बाद आपको समस्या पता चलती है, बच्चे का भी पता चलती है, क्वेश्चन पेपर का भी समस्या पता चलता है, बालक का भी समस्या पता चलता है, और उसका फिर आपको क्या करना है, निवारण समाधान करना। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। ठीक है, इतना सारा और लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पाठ्यक्रम लिखिए। ठीक है, तो किसी भी चीज का पाठ्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर समय कम है और पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा है तो आपके साथ क्या होगा, आप उसमें सफल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बहुत बार स्कूल का जो रहता है ना, स्कूल का जैसे आप सिलेबस देखते हैं, आप पाठ्यक्रम देखते हैं, समय कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर उसके बाद स्कूल टीचर क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं कि कोर्स को कंप्लीट करना है, कोर्स को कंप्लीट करना है, कोर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब उस चक्कर में कहा आता है बच्चा, बच्चा केवल भागता है। ठीक है, कैसे भागता है कि 40 मिनट का पीरियड है, अब स्कूल टीचर को क्या चाहिए, स्कूल टीचर को चाहिए कि वो 40 मिनट के पीरियड में क्या करे, अपना कोर्स को कंप्लीट करे। अब इसके ऊपर प्रेशर क्यों है, क्योंकि प्रिंसिपल ने क्या कहा कि हमारा फलाना डेट को पेपर है, अब आपको क्या करना है, उस कोर्स को कंप्लीट करना है। तो टीचर के आप उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी आ गया, कोर्स को कंप्लीट करना। अब उसको ये मतलब नहीं कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका मकसद क्या है, कोर्स को कंप्लीट करना। अब कोर्स को कंप्लीट क्यों करना है, क्योंकि अमुक तारीख डायरी में लिख दिया जाता है कि इस तारीख को पेपर है। अब उस 40 मिनट के पीरियड में टीचर जो है क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे, और उस क्वेश्चन आंसर को क्या करेंगे, बार 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 रिविजन क्वेश्चन कर करके उसी क्वेश्चन को क्या कर देंगे, टेस्ट पेपर में दे देंगे। और इसी टेस्ट पेपर को देने के बाद बच्चे क्या हो जाते हैं, नंबर अच्छा आता है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन बच्चे का जहां विकास होना था, जहां बच्चे को डिटेल समझना था, वो नहीं समझ पाता है, वो कंपटीशन ओरिएंटेड नहीं पढ़ पाता है। जैसे मेरे यहाँ जैसे नवोदय सैनिक की तैयारी होती है ना, ठीक है, तो नवोदय सैनिक का जब बच्चा आता है, जब उसको मैं बेसिक चीज पूछता हूँ तो उसको नहीं आता है, पता है क्यों, जबकि उसका परसेंटाइल जो रहता है 94, 95, 96% लेकर के आ रहते हैं। उसी को जब उसको मैं पूछ देता हूँ कि पहले डिवीजन होगा कि मल्टीप्लाई होगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो नहीं बता पाता है, जबकि उसका मैथ्स में 98 नंबर आया रहता है, वो भी 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास के बच्चों को। ठीक है, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, मान लो -6 है डिवाइडेड बाय -3 है इंटू -2 है, ठीक है, या +6 है या -9 है, क्या होगा, तो बच्चा नहीं बोल पाता है। क्यों, क्योंकि वो बच्चा केवल केवल क्या रहता है, रटा रहता है, उसको कंपटीशन का कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही अब ये तो स्कूल का समस्या है, खैर ये इसके ऊपर दूसरा चर्चा है, यहाँ पर आते हैं। तो समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं और मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब जो भी अगर आप कर रहे हैं तो स्कूल का जो भी पाठ्यक्रम होगा उसका जो विकास होगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। मतलब बच्चों का जैसा स्तर है उस हिसाब से आपको क्या करना है, पाठ्यक्रम को तय करना है। मतलब किस पर, स्तर को भी देख करके, समय कर को भी देख करके। ठीक है, ऐसा नहीं कि समय भी कम है और स्तर क्या है बहुत छोटा और आपने बहुत बड़ा सिलेबस दे दिया। ठीक है, अगला पाठ्यक्रम में क्या होंगे, बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की और समाज की क्या आवश्यकताएं और सीखने की कौन कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो पाएंगी। मतलब जब आप सिलेबस जब तैयार कर रहे हैं, पाठ्यक्रम जब तैयार कर रहे हैं, तो उनमें किन किन विषयों को आप समावेश करेंगे जिससे बच्चा क्या हो, सामाजिक हो, वो चीज ज्ञान हासिल करे। समझ में आ गया, अगर आपके पाठ्यक्रम पे ऐसे ऐसे चीजों को अगर समावेश किया जाए जो समाज के लिए हमारे काम का नहीं है, तो क्या होगा, बच्चा सामाजिक ना होकर के असामाजिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए विभिन्न परिस्थितियों में तथा विभिन्न स्तरों पर कुछ सीखने की क्रियाएं वांछनीय हो सकती हैं और कुछ अवांछनीय हो सकते हैं। वांछनीय का मतलब क्या होगा, अच्छा लगना,
और अवांछनीय का मतलब क्या होगा, अच्छा ना लगना। ठीक है, यह निश्चित करने में शिक्षकों को विकास की विभिन्न स्थितियों का मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। इस तरह बाल केंद्रित शिक्षा में इस बात पर बल दिया जाता है कि क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। तो छोटे छोटे पॉइंट पे इतने को बस लिख लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। लिखिए, अभी स्लाइड नहीं पढ़ाऊंगा, लिखिए फटाफट जल्दी। हो गया, पेज को पलटिए और जहां पर समझ में नहीं आया फिर से पूछिए, एकदम बेझिझक। शुरू पॉइंट से, एकदम शुरू से पूछिए, जहां पर समझ में नहीं आया पूछिए। इस पूरे पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया पूछिए। कहां पर समझ में नहीं आया पूछिए जल्दी, पूरा ही समझ में नहीं आया। हाँ, कुछ कुछ आ रहा होगा, कुछ कुछ नहीं आ रहा। हाँ, आज पहला क्लास है, चलिए कोई बात नहीं, आप सीधा छठवां चैप्टर में बैठी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब लिखिए, व्यवस्थापन एवं अनुशासन, छोटे छोटे पॉइंट पर लिखिए। लिख लिए टॉपिक। अब लिखिए, व्यवस्थापन और क्या, अनुशासन। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा एवं विद्यालय में अनुशासन का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अगर अनुशासन और व्यवस्था नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे अगर क्लास में अगर आपके 40 बच्चे हैं, ठीक है, अगर इस 40 बच्चे में अगर 40 बच्चे अगर हल्ला करने लगे तो क्या होगा, 40 के 40 बच्चे अगर उदंड करने लगेंगे तो क्या होगा, क्या होगा। तो अब हर क्लास में हो चाहे कहीं पे भी संस्थान में हो, अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। समझ में आ गया। अगर अनुशासन अगर बहुत अच्छा है, अच्छा कुछ कुछ बच्चों में क्या होते हैं, कुछ शरारती बालकों में अच्छे समायोजक के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, अच्छा तालमेल बिठाते हैं। तब उस बच्चे को क्या करना, प्रोत्साहित करना कि नहीं बहुत बढ़िया है। ठीक है, भले ही शरारती हैं लेकिन अच्छे हैं। ठीक है, मतलब उसका अनुशासन बढ़िया है, मैनेजमेंट ठीक कर रहा है, तो उसको क्या करना, शाबाशी देना ताकि बाकी लोगों को भी शांत करने में मदद करे। ठीक है, अब बाल मनोविज्ञान की ही शिक्षक को बताता है कि एक ही व्यवहार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न
प्रेरणाओं के कारण हो सकते हैं। शिक्षक को उसके असली प्रेरक कारणों का पता लगाकर उनके अनुकूल व्यवहार करना। मतलब क्या होता है इसका, जैसे देखो किसी को भी काम करवाने के लिए या प्रेरित करने के लिए क्या करना, उसके अंदर रुचि पैदा करने के लिए सबका अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, कुछ लोगों को अगर आप तारीफ कर दोगे तो उस काम को बहुत अच्छा करने लगते हैं। उसी को कोई बच्चा अगर काम नहीं कर रहा है, किसी को डांट दोगे तो फिर अगले दिन काम करना चालू कर देता है। मतलब क्या, लिखिए छोटे छोटे पॉइंट पे, किसी को भी अच्छे से अनुशासन या काम करने के लिए कुछ को क्या चाहिए, प्रशंसा चाहिए। ठीक है, या कुछ को पुरस्कार चाहिए, पुरस्कार से कुछ लोग काम करते हैं, कुछ को सम्मान चाहिए। ठीक है, कितना समझ में आ गया। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दंड से काम करते हैं, आप उनको कुछ दंड दे दिए, कुछ डांट दिए, ठीक है, कुछ डरा दिए, ठीक है, तब वो काम करते हैं, अदरवाइज कुछ लोग काम नहीं करते। लेकिन कारगर तरीका ये है कि सबसे पहले बच्चों को क्या करें, कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो क्या करना, प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, उनका सम्मान करना, ताकि बच्चे खुशी खुशी उस चीज को करें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत क्या होते हैं, बहुत शरारती होते हैं, तब उसको आपको क्या करना, कुछ थोड़ी देर के लिए पनिशमेंट देना ताकि ज्यादा अनुशासनहीन ना हो। ठीक है, नोट करो। आज जाना चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 उसको देखना, ये क्लास अपने आप समझ में आएगा। क्या फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा सा लग रहा है। इसीलिए जितने भी जो बच्चे हैं उन सभी को कहता हूँ कि जब ये बैच चालू होता है शुरुआत अटेंड किया कीजिए। ठीक है, चलिए। अब प्रयोग एवं अनुसंधान। प्रयोग एवं अनुसंधान का क्या मतलब होता है, ठीक है, तो जितना जो चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड ही है, कुछ अलग है नहीं। क्या कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को प्रयोग एवं अनुसंधान की ओर उन्मुख करने के लिए भी बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया गया। नई नई परिस्थितियों में नई नई समस्याओं को सुलझाने के लिए शिक्षक को स्वयं प्रयोग करते रहना चाहिए और उसके निकले निष्कर्षों का उपयोग करना चाहिए। मनोविज्ञान के क्षेत्र में होने वाले नए नए अनुसंधानों से जो जो नए नए तथ्य प्रकाश में आते हैं उनकी जांच करने के लिए भी शिक्षक को प्रयोग करने की आवश्यकता है। मतलब क्या करना, हर बार पढ़ाने के लिए या कुछ ऐसे प्रयोग करने चाहिए ताकि बच्चे जो है उससे सीख सकते हैं। समझ में आ गया। नई नई परिस्थितियों में नई नई समस्याओं को सुलझाने के शिक्षक को स्वयं प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसको अगर पढ़ाई के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आप जैसे अगर आप ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो आपका प्रयोग क्या होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, ग्रामीण के स्तर पे होना चाहिए। उनका पढ़ाने का तरीका क्या होगा, ग्रामीण स्तर का होगा। इसी को अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से बढ़ करके आप कहाँ जा रहे हैं, शहरी में, तो वहां का आपका पढ़ाने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। ठीक है, अगर होशियार बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपका पढ़ाने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इसी को अगर आप क्या हो रहे हैं, अगर एकदम कमजोर बच्चे हैं तो क्या होगा, आपका पढ़ाने का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार अलग अलग प्रयोग करते रहेंगे, प्रयोग करते रहेंगे तो आपको अपने आप क्या होगा, समझ में आएगा कि कौन सी चीजों को कहां पर इंप्लीमेंट करना है। तो इसीलिए बोलते हैं प्रयोग एवं अनुसंधान। मतलब नया 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 प्रैक्टिकल करते रहें, नया नया खोज करते रहें, नया नया रिसर्च करते रहें, तब जाकर के आप हर बच्चे को समझ पाएंगे, नया प्रयोग कर पाएंगे, उस प्रयोग को बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। चलिए नोट कीजिए छोटे छोटे पॉइंट पर। ठीक है, अपने शब्दों पे लिखिए, अपने शब्दों पे लिखिए इसको। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट।
अगला लिखिए, बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत में प्रेरणा का सिद्धांत लिखिए, प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, प्रेरणा का सिद्धांत का मतलब होता है मोटिवेशन देना। ठीक है, किसी भी बच्चे को मोटिवेट करके उसको पढ़ाने के लिए हो या कोई भी कार्य को करने के लिए क्या करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, जैसे देखो, बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवन गाथा कि महापुरुष ने कैसे किए, जैसे महात्मा गांधी के बारे में आपने कुछ बता दिया, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता दिया, ठीक है, भगत सिंह के बारे में कुछ बता दिए। ठीक है, तो महापुरुषों की जीवन गाथा, नाटक, वैज्ञानिकों का योगदान इत्यादि के बारे में बताकर उन्हें क्या करना, प्रेरित करना, ताकि बच्चे जो है समाज सेवी हो पाए, देश प्रेमी हो पाए, वैज्ञानिक बन पाए। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या करना, प्रेरित करना, जो बच्चे जिस ओरिएंटेड उसका गोल है। अब ऐसा भी कभी भी मत करना कि अगर बाय द वे कोई बच्चा जो है अच्छा एक्टर बनना चाहता है तो आप उसको उस क्षेत्र में जो सबसे बेस्ट है उसके बारे में कहानी बताओगे, तब तो वो ज्यादा मोटिवेट होगा। पता चला वो एक्टर बनना चाहता है, आप कहानी वैज्ञानिक का बता रहे हैं, तो क्या होगा, बच्चा उससे रिलेट नहीं कर पाएगा, वो आपसे प्रेरित नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? जो जिस फील्ड में जाना चाहता है आपको उसी का कहानी सुनाना है। समझ में आ गया? अगर कोई बच्चा वैज्ञानिक बनना चाहता है तो आप एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पूरा डिटेल बता दीजिए। ठीक है, ताकि बच्चा उससे क्या हो जाए, प्रेरित हो जाए। समझ में आए? ठीक, तो आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन पे कि बच्चे कहाँ पर, उसका क्या गोल है, क्या उसका ड्रीम है, उसके अनुसार आपको देना है। समझ में आ गया? चलिए, व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, बालकों को यदि उनके रुचि के अनुसार शिक्षण मिलेगा तो पढ़ने के प्रति जागरूक एवं उत्सुक होंगे। शिक्षक को बाल अभिरुचि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। मतलब बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसको पढ़ने में मजा आता हो, आप उसको पढ़ाइए। ठीक है, अगर जो टॉपिक अगर अरुचिकर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रुचिकर तरीके से पढ़ाना पड़ेगा ताकि उसको अच्छा लगे। ठीक है, तो पहला प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन, जो उसको अच्छा लगता हो, जो उसको प्रेरणा देता हो, उसकी कहानी, नाटक सबको सुनाना है ताकि उसे क्या करे, अपने आप को मोटिवेट महसूस करे। दूसरा, व्यक्तिगत अभिरुचि, मतलब बच्चे के रुचि के अनुसार क्या करना, उसको शिक्षा देना। अगला, लोकतांत्रिक सिद्धांत। ठीक है, शिक्षकों को सभी छात्रों को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ना कि भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण से। प्रश्न पूछने या उत्तर देने के संदर्भ में शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए। बहुत बार बच्चों में अक्सर आता है कि फलाना टीचर मुझसे जबरदस्ती प्रश्न पूछता है या फलाना टीचर मुझे जबरदस्ती बेइज्जती करने की कोशिश करता है या कुछ ऐसा। तो आप कभी भी बच्चों में भेदभाव मत कीजिएगा। ठीक है, गरीब अमीर में कभी भेदभाव नहीं कीजिएगा, आपकी क्लास में सब एक बराबर हो। समझ में आ गया? जैसे मेरे क्लास में गरीब भी बच्चे आते हैं, अमीर के भी बच्चे आते हैं। ठीक है, बहुत बार बोलते हैं कि सर थोड़ा देख लीजिएगा, वो देखने वाला काम नहीं। ठीक है, अगर गरीब हो चाहे अमीर हो, सब एक बराबर हो। उस समय आपके के दिमाग में केवल केवल इतना होना चाहिए कि अगर आप शिक्षक हैं तो सारे जो बच्चे हैं एक बराबर। ठीक है, उसमें भेदभाव नहीं। तो लिखिए, लोकतांत्रिक सिद्धांत के सामने लिखिए, क्या भेदभाव किसी के साथ ना करना, सबको समान भाव से देखना। समान भाव सिद्धांत भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगला, तो यहाँ सारे के सारे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं सभी से पूछ रहा हूँ, क्या प्रेरणा का सिद्धांत सबको समझ में आ गया? व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, लोकतांत्रिक का सिद्धांत, क्या तीनों पॉइंट समझ में आ गया? अब चौथा पॉइंट पूछ रहा हूँ, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। अब सर्वांगीण सिद्धांत का सिद्धांत क्यों दिया गया इसको समझिए। तो सर्वांगीण का मतलब होता है सभी क्षेत्र में उसका क्या हो, विकास हो। सभी क्षेत्र का मतलब क्या होता है, सामाजिक। और सामाजिक का मतलब क्या होता है कि समाज में बच्चा कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा, कैसे बात करेगा, कैसे लोगों के सामने अपनी बात रखेगा, इस सारा चीज क्या होता है, सामाजिक। उसका व्यवहार कैसा है, लोगों के साथ कैसा है। ठीक है, मतलब सामाजिक के बारे में बताना कि लोगों के साथ आप जाओगे तो कैसे बात करोगे, कैसे उठोगे, कैसे बैठोगे, ये सारा चीज किस पे आएगा, सामाजिक। ठीक है, उसके बाद सांस्कृतिक, सांस्कृतिक से रिलेटेड आपकी जो भी संस्कृति है उससे संबंधित सब कुछ सीखना। अगर आप हिंदू हैं या जो भी है, आप जैसे भारतीय हैं
तो भारतीयों से संबंधित पूरा सीखना। ठीक है, आपका चरित्र क्या हो, देखिए किसी भी आदमी का ऊपर उठना या नीचे जाना एक स्पर तय करता है चरित्र पर, तो बच्चों को चरित्र से संबंधित सारा ज्ञान उनको सिखाना। ठीक है, खेल खेल कूद ताकि उनका शारीरिक क्या हो, अच्छा हो। ठीक है, तो शारीरिक विकास के लिए खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए खेल का विकास हो ताकि खेल के क्षेत्र में भी जा सके। ठीक है, लीडरशिप हो, नेतृत्व हो, लीडर बने, आगे बढ़े। ठीक है, तो लीडर संबंधित नेतृत्व का स्किल देना। ठीक है, तो बच्चे का क्या करना, सर्वांगीण विकास पर बल देना ताकि बच्चा, देखिए आप जब भी आप टीचर हैं कभी भी ऐसा भी टीचर मत बनिएगा कि बच्चे को केवल केवल नौकरी 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 करने के लिए प्रोत्साहित ना करें। बच्चे को एक अच्छा आदमी बने उसको लेकर के कीजिएगा। अच्छा आदमी रहेगा, अच्छा स्किल रहेगा उसके पास, तो अपने आप पैसा कमा लेगा। कभी भी पैसा कमाने के लिए या जॉब ओरिएंटेड मत बनाइएगा। ठीक है, ऑनर ओरिएंटेड मालिक बनाने के लिए कीजिएगा, नौकर बनाने के ओरिएंटेड मत रखिएगा। समझ में आ गया? इसलिए ताकि बच्चे जो है उसके दिमाग में केवल नौकरी 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 ना रहे। समझ में आ गया? आज हमारा जो समाज है वो कहाँ की ओर जा रहा है, केवल नौकरी 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 पे जा रहा है। अब आपको ट्रैक को चेंज करने की जरूरत है, अब थोड़ा सा उद्यमी की ओर आगे बढ़े बच्चा। ठीक है, क्योंकि कितने लोगों को नौकरी मिल पाएगा, और नौकरी जब मिल पाता है तो केवल केवल अपने लिए होता है, अपने परिवार के आगे भविष्य के लिए नहीं हो पाता है। समझ में आ गया? ऐसा क्यों? देखो, एक कलेक्टर का बेटा क्या कलेक्टर बन सकता है? क्या उसका उत्तराधिकारी बन सकता है? नहीं। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन है, उन्होंने जितना अपने क्या बिजनेस को जहां तक स्टेबल किया है, अगर उसका बच्चा अगर लायक होगा तो उसको उसके आगे बढ़ा सकता है। नालायक रहा तो अलग बात। ठीक है, तो ठीक वैसे ही दूसरा चीज, एक बच्चा जब उद्यमी बनेगा या अगर बिजनेसमैन बनेगा तो क्या होगा, वो दूसरों को भी जॉब दे सकता है। समझ में आ गया? अब तो इसीलिए बच्चों को उसके अनुसार सर्वांगीण विकास कीजिएगा, बच्चों को सही ज्ञान दीजिएगा। अगला, चयन का सिद्धांत। तो बालकों की योग्यता के अनुरूप ही विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। बालकों की मानसिक दशा का शिक्षण के दौरान ध्यान रखना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार लचीला और ज्ञान पर केंद्रित हो, रुचि पर आधारित हो, राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने वाला, बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप क्या हो, विभिन्न विभिन्नताओं को ध्यान पर रखना चाहिए। मतलब चयन करते समय क्या हो, तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या, स्तर हो। दूसरा, समय, आपका सिलेबस बच्चे के स्तर के अनुसार हो और समय ड्यूरेशन पर खत्म हो। तीसरा चीज, अगला क्या कह रहे हैं कि वातावरण के अनुकूल हो, मतलब बच्चे का जैसा वातावरण है, ठीक है, उसके अनुकूल हो। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या, लचीलापन हो। जब लग रहा है कि नहीं सिलेबस बहुत हार्ड हो जा रहा है या बहुत कठिन हो जा रहा है, ठीक है, या बच्चे के अनुसार सुटेबल नहीं हो पा रहा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, लचीलापन, कुछ को हटाना पड़ेगा, कुछ को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, लचीलापन के साथ साथ ज्ञान आधारित हो। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ ऐसे चीज पढ़ रहे हैं जो आपके जीवन में कभी भी काम आता ही नहीं हो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञान आधारित हो, ज्ञान से संबंधित हो। अगला पॉइंट क्या हो कि बच्चे को क्या लगे, उस सिलेबस में उस पाठ्यक्रम को पढ़ने में मजा आए, रुचि का लगे, मतलब क्या हो, मजा आए। ठीक है, अगला चीज, जब आप पढ़ा रहे हो इन सारे सिलेबस में राष्ट्रीयता की भावना हो बच्चे में। ठीक है, देश विद्रोही ना बने, ठीक है, क्या हो, देश प्रेमी बने। समझ में आ गया? तो राष्ट्रीयता की क्या हो, भावना हो। ठीक है, देश प्रेमी बने। ठीक है, उसका अगले पॉइंट पे क्या हो, राष्ट्रीयता की भावना के विकसित होने के साथ साथ बालक के मानसिक स्तर का भी सुधार हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया, नोट कर लो। तो चयन का सिद्धांत पे क्या होंगे, बच्चे के स्तर के अनुसार हो, समय अनुकूल हो, मतलब सिलेबस इतना हो कंप्लीट हो जाए। जैसे अभी आपका सिलेबस, अभी आपका 2 महीना बचा हुआ है, ठीक है, और आपका सिलेबस इतना बड़ा है कि आप 2 महीने में पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, अगला, वातावरण, लचीलापन, ज्ञान, रुचि और राष्ट्रीयता का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चयन का सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है, अब सोच रहे होंगे सर अगर इतना ही कुछ है तो जब आपका गवर्नमेंट एग्जाम का जब पेपर आता है तो पेपर के लिए 2 महीना 3 महीना ही क्यों मिलता है? 2 महीना 3 महीना नहीं मिलता है। गवर्नमेंट उन बच्चों को लेना चाहती है
जो पहले से तैयारी कर रहा हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि आज नोटिफिकेशन आया, ठीक है, 1.5 महीने बाद पेपर है या 1 महीने बाद पेपर है, ठीक है, तो हमको इतने ही महीना दिया गया और इतना बड़ा सिलेबस है, समुद्र जितना सिलेबस, ठीक है। तो एक्चुअली में वो 1.5 महीने आपको तैयारी के लिए नहीं दे रहा है, वो उन बच्चों को ले रहा है जो पहले से तैयारी कर रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। वो आपके 1.5 महीने वाले बच्चों को लेना नहीं चाहता है, वो उनको चाहता है कि जो 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। समझ में आ गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, अभी नोटिफिकेशन आया है, अब नोटिफिकेशन आया, अब तैयारी करते हैं और इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हो पाएगा? कभी नहीं होगा। समझ में आ गया। 1.5 महीना तो आपको सिलेबस में समझने में लग जाता है, समझ में कि उसके अंदर क्या है, पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन को कैसे रिलेट करना है। फिर बार बार बच्चे क्या बोलते हैं, सर मेरा नंबर कम आ रहा है, सर मेरा टेस्ट में कम नंबर आ रहा है, कैसे कम कैसे करूं। भाई अभी आपने शुरुआत किया है और अभी आपको कुछ भी एबीसीडी नहीं पता है सिलेबस का, और आप कहेंगे कि 100 में 100 बन जाए, इम्पॉसिबल है। समझ में आया? चलिए अगला, अगला लिखिए, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा का क्या मतलब होता है, तो प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, मतलब क्या, प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो, जटिल प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली है जो एक विकल्प के रूप में उभर कर आई है, ठीक है। इस शिक्षा प्रणाली को विकसित करने में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन डीवी का विशेष योगदान रहा। इसके अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों का समग्र विकास और उनकी क्षमता और संभावनाओं पर विश्वास करना। तो छोटा सा पॉइंट यहाँ पर आपको क्या करना है, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या है, बालकों का समग्र विकास तथा उनकी क्षमता एवं संभावना पर विश्वास करना। इस संदर्भ में क्या, व्यक्तिक विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखना है ताकि विकास के दौर में कोई भी बालक पीछे ना रह जाए। इस शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परियोजना, प्रोजेक्ट देना, समस्या विधि, समस्या का समाधान करना, कुछ भी एक्टिविटी करवाना, क्रियाकलाप करवाना, ठीक है, ताकि बच्चे क्या हो, प्रगतिशील शिक्षा आधुनिक शिक्षा पद्धति पर आधारित है, जो कि किसने दिया है, जॉन डेवी। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जॉन डेवी कौन है, तो बता देना इस शिक्षा पद्धति के क्या है, पिता माने जाते हैं। समझ में आ गया, किसके, प्रगतिशील शिक्षा। नोट करो। हो गया, आगे बढ़ू। नेक्स्ट पॉइंट, अगला, प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार। लिखिए, मॉन्टेसरी, लिख लिए। आगे बढ़ू, लिख लिए। अब समझिए बात को। अगला लिखिए, मॉन्टेसरी शिक्षा। इस पद्धति इटालियन डॉक्टर एवं शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी द्वारा मॉन्टेनरी क्या, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। तो यहाँ पर लिख लो किसके द्वारा, तो लिखिए मॉन्टेसरी शिक्षा किसके द्वारा, मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। लिख लो क्या, मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है। बच्चों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया गया। इसमें क्या विशेष बात रहेगी, तो बच्चे को स्वयं सीखते हैं और शिक्षक केवल क्या करते हैं, उनको एक माध्यम प्रोवाइड कर देते हैं, एक सूक्ष्म वातावरण या क्या, स्वस्थ वातावरण उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, क्या, स्वस्थ वातावरण। हो गया। अगला, मानवतावादी शिक्षा।
मानवतावादी शिक्षा में क्या होगा, इस तरह की शिक्षा केंद्र बिंदु कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है। तो लिख लो क्या, कला एवं सामाजिक विज्ञान। क्रिटिकल थिंकिंग एवं रीजनिंग स्किल पर फोकस किया जाता है, तार्किक कौशल पर। ठीक है, अगला लिखे संरचनावादी शिक्षा। संरचनावादी शिक्षा का मतलब क्या होगा, बच्चों को कोई भी प्रयोग दे देते हैं, बच्चे उसको जो है ना कर करके सीखते हैं। ठीक है, तो प्रयोग कर करके सीखना, कुछ भी सृजन नया बना करके सीखना। तो लिखिए संरचनावादी शिक्षा में यह शिक्षा बालकों के सृजनात्मकता पर आधारित है, अधिगम तकनीक एवं प्रायोगिक अधिगम के माध्यम से करके सीखने पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखिए कुछ भी नया नया प्रयोग कर करके बच्चे क्या करते हैं, इसको सीखते हैं। ठीक है, अगला लिखिए प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, तो इसको मैं कल वाले पार्ट पे पढ़ाऊंगा एक एक करके, बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको कल मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद जितने जो हैं कल इसका पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 पे फिर हम उसको देखेंगे। जितने जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम पार्ट 2 देखेंगे कल वाले सेक्शन पे, सेम एज इट इज इसी टाइमिंग पर। ठीक है, और कुछ भी अगर समस्या रहेगा जहां पर समझ में नहीं आया होगा या कुछ भी, तो अपना कमेंट करके बताइए कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया। ठीक है, जो भी बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9669334253। और जो बच्चे किसी को भी अगर सीजीपीएससी हो, व्यापम हो या नवोदय सैनिक या ट्यूशन का हो, अगर कुछ भी इंक्वायरी चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या तो ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पर। जय हिंद, थैंक यू सो मच।